सुल्तानपुर गांव के सरपंच राजनाथ का बेटा ओमकार गांव की एक गरीब लड़की रुचिता से प्यार करता था। रुचिता का इस दुनिया में कोई नहीं होता। वो अकेली ही रहा करती और वो स्टेशन पर समोसे बेचकर अपना गुजारा किया करती और किसी तरह अपना जीवन यापन करती। एक दिन जब रुचिता और ओमकार दोनों एक दूसरे को मिलते हैं तभी। रुचिता, मैंने तुम्हें कहा ना, छोड़ दो ये सब। मैं तुम्हें पैसा देता हूं ना, क्यों इतनी मेहनत और मशक्कत कर रही हो? क्यों इतना तिल तिल करके जी रही हो? देखो, तुम भी ये अच्छी तरह जानती हो कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूं और मैं भी ये अच्छी तरह जानता हूं कि तुम मुझसे कितना प्यार करती हो। फिर ये सब क्यों? कर लो ना मुझसे शादी। लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं हो सकता है ओमकार जी। आपके पिताजी इस गांव के सरपंच हैं। सरपंच के बेटे एक गरीब समोसे वाली से ब्याह करेंगे। हम दोनों के रिश्ते की बात सुनकर ही वो मना कर देंगे। शादी तो बहुत दूर की बात है। तुम्हें मुझ पर भरोसा है कि नहीं रुचिता? मैं तुम्हारे अलावा किसी और से शादी करने के बारे में सोच भी नहीं सकता रुचिता। तुम नहीं तो कोई नहीं, यकीन करो मेरा। ओंकार और रुचिता एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन गरीबी और अमीरी का ये दायरा उन दोनों के रिश्ते की मुसीबत बन चुका था। ओमकार रोजाना रुचिता के समोसे ठेले पर जाकर उससे बात किया करता। एक दिन सरपंच का आदमी सरपंच राजनाथ को जाकर बताता है कि अरे सरपंच साहब, आपको पता नहीं, छोटे सरकार ओमकार गांव की एक गरीब समोसे वाली के प्यार में मजनू बने बैठे हैं। लोग कहते हैं कि वो रोज उस लड़की के समोसा ठेला पर जाते हैं और तो और वो दोनों अकेले में भी मिलते हैं, नदी, झील और झरनों के पास। क्या? ये तुम क्या कह रहे हो? ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा कतई नहीं हो सकता। हमारा ओमकार एक दो कौड़ी के समोसे वाली के प्यार में दीवाना मस्ताना हुए जा रहा है। राजनाथ अपने आदमियों के साथ ओमकार का पीछा करता है और वो रुचिता के समोसे ठेले पर ओमकार और रुचिता को पकड़ लेता है। क्यों रे घनचक्कर लड़के, तेरा दिमाग तो ठिकाने पर है ना? ये तू क्या कर रहा है? तुझे इस गरीब भिखारन से प्यार है? अरे तुझे शर्म नहीं आती ये बोलने में? भूल तो नहीं गया ना तू? तो इस गांव के सरपंच राजनाथ चौबे का इकलौता बेटा है। नहीं पापा, मैं नहीं भूला कि मैं आपका बेटा हूं, लेकिन प्लीज आप रुचिता के बारे में ऐसी घिनौनी बातें मत कीजिए। मैं रुचिता से बहुत प्यार करता हूं। हमारा प्यार पवित्र है और इसमें जाति, धर्म और अमीरी गरीबी का कोई तराजू या दायरा नहीं है। अरे चुप हो जा बेवकूफ गधे, बड़ा आया प्रेम ग्रंथ रचने। इसे हवेली में ले जाओ। राजनाथ के आदमी ओमकार को पकड़कर जीप में डालते हैं। छोड़ दो मुझे, छोड़ो। ओमकार को वहां से ले जाया जाता है। तभी अकेले में राजनाथ रुचिता के सामने आता है और उससे गुस्सैल आंखों से घूरता है। रुचिता डर के मारे कांपने लगती है। मेरे बेटे से दूर रह, अब मैं उसकी शादी कराने जा रहा हूं। बेहतर होगा कि तू इस गांव को छोड़कर चली जाए, समझी? जी सरपंच साहब, मैं चली जाऊंगी गांव छोड़कर। फिर कभी आपको या ओमकार को अपनी शक्ल नहीं दिखाऊंगी। उसी में तेरी भलाई होगी। राजनाथ रुचिता को धमकाकर वहां से चला जाता है। अब ओमकार को हवेली में ही बंद रखा जाता है और 24 घंटे गार्ड्स की निगरानी में रख दिया जाता है, जिसके चलते वो कुछ कर नहीं पाता और रुचिता का अता पता भी नहीं लगा पाता। राजनाथ एक लड़की से शादी कराने का फैसला करता है। उस लड़की का नाम होता है नायरा। ये ले, ये तुम्हारी शादी के कपड़े और ये पगड़ी। आज तुम्हारी शादी होने जा रही है ओमकार, वो भी गोविंदपुर के सरपंच सूरजनाथ की बेटी नायरा के साथ। इसलिए अपना सेहरा पहन दो और जल्दी से नीचे मंडप में आओ, सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। मैं ये शादी नहीं करूंगा पापा, आप मेरे साथ जबरदस्ती नहीं कर सकते। मैं सिर्फ और सिर्फ रुचिता से ही प्यार करता हूं और अगर शादी करूंगा तो सिर्फ उसी के साथ। राजनाथ ओमकार को एक जोरदार थप्पड़ मारता है और गुस्से से कहता है, मुझे तुमसे कोई बकवास नहीं सुननी। चुपचाप 5 मिनट में नीचे मंडप में आ जाओ तैयार होकर, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा।
इतना कहकर राजनाथ कमरे से चला जाता है। तभी ओमकार कुछ आदमियों को कमरे के बाहर बात करते हुए सुनता है। जल्दी से जीप निकालो भाई लोगों, अपने को अब उस रुचिता को मारने जाना है। सरपंच साहब का ऑर्डर आया है, वो अभी तक गांव छोड़कर नहीं गई, इसलिए। हाँ हाँ, चाकू और बंदूक अपने अपने पास रख लो। उन आदमियों की ये बात सुनकर ओमकार के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और वो पूरी तरह घबरा जाता है। नहीं, ये क्या? पापा ने रुचिता को जान से मार डालने का ऑर्डर दिया है अपने आदमियों को। नहीं नहीं, मैं अपनी जान, अपनी रुचिता को बचा कर ही रहूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। रुचिता, मैं आ रहा हूं। ओमकार अपने कमरे की खिड़की से कूदकर चुपके से हवेली के बाहर निकलता है और घोड़े पे सवार होकर वो रुचिता के पास जाता है और वो उसे सब कुछ बताता है। क्या? ये आप क्या कह रहे हो ओमकार जी? इसका मतलब आपके पापा और उनके आदमी अभी हमारे पीछे ही पड़े होंगे। हाँ रुचिता, मेरा हाथ थामो। आज चाहे जमीन आसमान एक हो जाए, हम दोनों को एक होने से खुद ये कायनात भी नहीं रोक सकती। ओमकार और रुचिता दोनों ही एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं और भागने लगते हैं। जीप पर अपने आदमियों के साथ सवार राजनाथ ओमकार और रुचिता को देख लेता है और वो उनके पीछे ही पड़ जाता है। जल्दी से चलाओ जीप, आज तो दोनों की शामत आकर ही रहेगी। ओमकार और रुचिता भागते भागते एक मंदिर के पास आ जाते हैं और वो दोनों तय करते हैं कि वो अब वहीं पर शादी कर लेंगे। रुचिता, भगवान को साक्षी मानकर हम दोनों इसी हवन कुंड के इर्द गिर्द घूमकर 7 फेरे लेते हैं और शादी के पवित्र बंधन में बंध जाते हैं। हाँ ओमकार जी। लेकिन दोनों फेरे लेना शुरू कर ही रहे होते हैं कि तभी वहां पर राजनाथ आ जाता है और उसके हाथ में एक तेज धार वाली नुकीली तलवार होती है। आज तो तुम दोनों का इस धरती पर आखिरी दिन है, मैं तुम दोनों को एक होने नहीं दूंगा। राजनाथ जैसे ही अपने कदमों को ओमकार और रुचिता की ओर बढ़ाता है, ओमकार और रुचिता फौरन वहां से भागने लगते हैं और वो दोनों भागते भागते जंगल में आ जाते हैं और गलती से उनका पैर एक चिराग पर पड़ जाता है और उस चिराग में से जादुई जिन्न निकलता है। घबराओ मत कलयुग के लैला मजनू, मैं हूँ जिन्न, अलादीन का जिन्न, और मैं जानता हूँ कि तुम दोनों एक बहुत ही बड़े संकट में फंस चुके हो। जादू जिन, हमारी मदद करो। उसीलिए तो ये जिन्न बना है, मैं तुम दोनों की मदद जरूर करूंगा। जिन्न अपनी जादुई शक्तियों से वहां पर एक जादुई कालीन प्रकट कर देता है। ये एक जादुई कालीन है, इस पर सवार होकर तुम दोनों सीधा चांद पर पहुंच जाओगे और फिर वहां पर पहुंचकर तुम दोनों धूमधाम से शादी करना और अपना जीवन यापन वहीं पर करना। मैं तुम्हारे साथ रहूंगा हमेशा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया जादुई जिन। ओमकार और रुचिता उस जादुई कालीन पर सवार होकर चांद पर पहुंच जाते हैं। वाह, चांद पर आकर कितना अच्छा लग रहा है, ये कितनी सुंदर जगह है। आखिरकार हम दोनों एक ऐसी जगह आ गए जहां हम दोनों खुल के सांस ले सकते हैं और खुशी से साथ रह सकते हैं। तो देरी किस बात की, मेरी बीवी साहिबा बनने के लिए पहले शादी कर लेते हैं। रेडी फॉर शादी? हाँ मेरे दूल्हे राजा। रुचिता और ओमकार दोनों ही चांद पर शादी कर लेते हैं और वहां धरती पर क्रूर राजनाथ ओमकार और रुचिता को ढूंढते ही रह जाते हैं। ओमकार और रुचिता चांद पर एक खुशहाल जिंदगी बिताते हैं और जादुई जिन्न हमेशा उनके साथ ही रहता है और उनकी मदद करता है। जोगपुर कहकर एक गांव में सीरत नामक एक गरीब लड़की अपने भाई भाभी संग रहा करती थी। सीरत कॉलेज में पढ़ती थी। उसके माता पिता की कुछ सालों पहले मृत्यु हो चुकी थी। सीरत के भाई का नाम चिराग होता है और भाभी का नाम राखी। सीरत अपने भाई भाभी को पैसों की मदद हो इसीलिए पार्ट टाइम ऑटो रिक्शा चलाती और उनका हाथ बटाया करती। काका, आपको मोहिंदर चौक में छोड़ना है या बिरला कोठी के पास ही? उस हिसाब से मुझे लेफ्ट या राइट का टर्न लेना है। बिटिया, मुझे मोहिंदर चौक में ही छोड़ दो। सीरत उस पैसेंजर को सही सलामत मोहिंदर चौक पे छोड़ती है।
अरे तुम बहुत अच्छी हो बिटिया। जहां आजकल की बाकी ऑटो चालक इतनी बेरहमी से ऑटो रिक्शा चलाते हैं, वहीं तुमने इतने अच्छे से ऑटो चलाया कि मुझ बुढ़े को कोई दिक्कत नहीं हुई। शुक्रिया बेटा। भगवान तुम्हें खूब सफलता दे। ये लो, ये लो तुम्हारे पैसे बेटा। धन्यवाद काका। आशा करती हूँ कि आपका दिन मंगलमय हो। चलती हूँ, अपना ख्याल रखिए। सीरत अपने सभी पैसेंजर संग बहुत अच्छे से पेश आती और गांव में सभी उसकी सराहना करते रहते। वो दिन भर जितने भी पैसे कमाती, सारे पैसे अपने भाई भाभी को दे देती। उसकी भाभी राखी स्वभाव से थोड़ी बुरी और लालची होती है। ये क्या है, आज इतनी कम कमाई कैसे हुई तुम्हारी सीरत मैडम? कहीं टहलने चली गई थी क्या किसी के साथ, ठंड के मौसम का मजा उठाने? नहीं राखी भाभी, दरअसल इतनी ठंड हो रही है कि सभी अपने घर पर ही हैं। मुश्किल से ही ग्राहक मिल रहे थे आज। संभावना है कि आने वाले कुछ घंटों बाद सरकार अलर्ट भी दे दे। बर्फबारी भी हो रही है ना? सही है, मतलब बहाना बनाने का आर्ट भी कोई तुमसे सीखे। सच में लास्ट वार्निंग दे रहा हूं, कल से अगर 12 घंटे की शिफ्ट में 1000 रुपए के नीचे कमाए तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। समझ गई ना तुम? तब तो हम इसे घर में ही नहीं लेंगे। हाँ ठीक है चिराग भैया। सीरत उदास हो जाती है और कंबल ओढ़कर खूब रोती है। अब से उस बेचारी को ओवर टाइम ऑटो चलाकर पैसे कमाने पड़ते हैं। कड़ाके की ठंड में भी सीरत काम करती है। फिर घर आने के बाद भी राखी उससे घर का सारा काम करवाती है। जल्दी से खाना बना दो, आज ना गर्मा गर्म पनीर पकौड़े, छोले भटूरे और पुलाव बनाओ। और हाँ, गाजर का हलवा भी। गाजर के हलवे के बिना तो सर्दी फीकी है। और ये सब होने के बाद जरा झाड़ू पोछा भी लगा देना, ठीक है? ठीक है राखी भाभी। बेचारी सीरत घर का सारा काम करती है। फिर एक दिन अचानक से राखी सीरत के लिए एक अमीर बिजनेसमैन का रिश्ता लाती है। सीरत, ये देख, ये लड़का, इसका नाम निहार है और ये एक अमीर बिजनेसमैन है। अच्छा परिवार है। अगर तुम्हें इसके साथ शादी के लिए हाँ करनी है तो बता दो, फिर हमारी तो लॉटरी ही लग जाएगी, क्योंकि ये हमें ढेर सारे पैसे भी देगा। हाँ। लेकिन राखी भाभी। सीरत, राखी ने अगर कोई रिश्ता लाया है तो सोच समझ कर ही तय किया होगा ना। और वैसे भी यूं तिल तिल करके जीने से अच्छा तो खुद भी एक अच्छे परिवार में जाकर रहे और हमें भी उसका फायदा उठाने दे। सुन सीरत, कल निहार अपनी माँ नीलांबरी के साथ यहाँ पर हमारे घर पे आ रहा है। नीलांबरी जी को चॉकलेट्स बहुत पसंद है, वो भी हेल्दी चॉकलेट्स। मैंने उनसे कह दिया है कि तुम कितने बढ़िया चॉकलेट्स बनाती हो, तो तुम कल उनके लिए तरह तरह के चॉकलेट्स ही बनाना, ठीक है? ठीक है राखी भाभी, चिराग भैया। सीरत बेमन ही अलग अलग प्रकार के चॉकलेट्स बनाती है। वो बचपन से ही चॉकलेट बनाना जानती थी, क्योंकि उसके पिता एक चॉकलेट फैक्ट्री में काम करते थे। तो उसने अपने दिमाग को चलाकर घर में कैसे चॉकलेट्स बनाए जाएं, इसकी सोच खुद ब खुद तय की और चॉकलेट्स बनाना सीख लिया। अगले दिन जब नीलांबरी और निहार सीरत को देखने आते हैं तभी क्या चॉकलेट्स बनाए हैं सीरत माय डियर, तुम तो एकदम बेस्ट हो। निहार, तुमसे मैं कुछ भी नहीं पूछूंगी कि तुम्हें सीरत पसंद आई या नहीं, क्योंकि मुझे तो सीरत बहुत पसंद आ गई है। और अब सीरत ही बनेगी तुम्हारी धर्मपत्नी और हमारे ओबेरॉय खानदान की बहू। वाह जी वाह, वाह वाह। इसी बात पे और 10 चॉकलेट्स ठूसिए नीलांबरी जी, ये लीजिए। खुशी के मारे राखी नीलांबरी के मुंह में और भी बहुत सारे चॉकलेट्स ठूसती है और निहार और सीरत की शादी हो जाती है। राखी और चिराग दोनों को भी सीरत की शादी से मुनाफा होता है, क्योंकि नीलांबरी उन्हें भी कई सारे पैसे देती है। शादी के बाद सीरत की जिंदगी पूरी तरह बदल जाती है। वो अब अमीरों जैसा जीवन जीने लगती है। उसे किसी भी चीज की कमी नहीं रहती, लेकिन इन सब की खुशियों के साथ ही उसे एक बहुत बड़ा धोखा मिलता है। जब वो निहार के ऑफिस में उसे टिफिन देने जाती है, तभी वो वहां पर उसे एक लड़की के साथ रोमांस करते हुए देख लेती है। इसका मतलब निहार जी, आपका और इस लड़की का शादी के पहले से ही अफेयर था? देखो सीरत, मैं तुम्हें सब कुछ समझाता हूं। मैंने तुमसे शादी सिर्फ और सिर्फ मेरी मॉम की खुशी के लिए की,
क्योंकि उन्हें तुम्हारी तरह एक नॉर्मल सभ्य संस्कारी लड़की पसंद है और मेरी गर्लफ्रेंड मॉडर्न जमाने की है और हम दोनों के प्यार को मॉम और मेरी फैमिली वाले कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो फिर आपने मुझे क्यों धोखा दिया? शादी से पहले ही बता देते ना मुझे सब कुछ, या फिर सारे आम इनकार कर देते शादी करने से। बस बहुत हुआ अब। मैं उन बाकी लड़कियों में से नहीं हूँ जो बेचारी अबला नारी बनेंगी और सब कुछ सहन कर लेंगी और चुप रह जाएंगी। आई वॉन्ट डिवोर्स। मुझे तलाक चाहिए निहार ओबेरॉय। मैं अभी के अभी नीलांबरी जी को सारा सच बताने जा रही हूँ। सीरत, सीरत, सीरत रुको। सीरत, सीरत मेरी बात सुनो। मेरी बात तो सुनो। सीरत घर जाकर नीलांबरी को सारा सच बताती है और घर छोड़कर चली जाती है और अपने भाई भाभी के पास चली आती है। लेकिन तभी उसके भाई भाभी चिराग और राखी उसे घर में लेने से मना कर देते हैं। अरे बेवकूफ औरत, तुम्हारा दिमाग ठिकाने पर है क्या? तुम्हें पता भी है तुम इतनी सारी शान शौकत को छोड़कर यहाँ पर फिर से मुंह उठाकर आ गई? सीरत, क्या हुआ अगर निहार का किसी और के साथ अफेयर है? उसने तुम्हें तो किसी चीज की कमी नहीं खलने दी ना। तुमने तो अपनी सास नीलांबरी की खुशी के बारे में तक नहीं सोचा। मैंने जो कुछ भी किया है एकदम सही किया है। जिस रिश्ते में मेरा सम्मान नहीं, मैं उससे जबरदस्ती के बनावटी रिश्ते में नहीं रह सकती। वो एक पिंजरा है। आपकी नजरों में वो सोने का पिंजरा होगा, लेकिन मेरे लिए नहीं। राखी और चिराग सीरत को घर पर नहीं लेते क्योंकि अब उन्हें भी निहार से कोई फायदा नहीं मिलने वाला था। जब सीरत अपनी ऑटो चलाने के लिए तय करती है तो पता चलता है कि राखी ने उसकी ऑटो को भी बेच दिया है। अब सीरत बेचारी पूरी तरह बेसहारा हो चुकी थी। उसका कोई भी नहीं था और वो सड़क पर दर दर भटक रही थी। मेरी ऑटो भी राखी भाभी ने बेच दी। मुझे हर तरफ से सिर्फ और सिर्फ धोखा ही मिला और कुछ नहीं। अब मैं क्या करूं? कैसे अपने पैरों पर खड़ी रहूं फिर से? तभी चलते चलते उसे कई सारे ढाबे और ठेले नजर आते हैं और उनसे प्रेरणा लेकर वो भी अपना एक ढाबा खोलने का सोचती है, और वो भी चॉकलेट ढाबा, जहां पर सीरत तरह तरह के स्वादिष्ट चॉकलेट्स बनाती है और उन्हें बेचती है। आए हाय 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 हाय, आए इस चॉकलेट को खाकर तो मजा ही आ गया। सीरत जी, ऐसा कौन सा जादुई इंग्रेडिएंट मिलाया है आपने इसमें? अरे सच में महंगे महंगे चॉकलेट की भी इतनी अच्छी टेस्ट नहीं होती जितनी कि आपके चॉकलेट्स में है। थैंक यू। सीरत खूब मेहनत करके अपना चॉकलेट ढाबा चलाती है और उसकी बहुत तरक्की भी होती है। 6 महीनों के कोर्ट पीरियड के बाद सीरत और निहार का तलाक भी हो जाता है और सीरत आगे चलकर अपनी खुद की चॉकलेट कंपनी खोलती है और अपने जीवन में खूब सफलता प्राप्त करती है। जीवनपुर कहकर एक गांव में उदय नामक एक समोसे वाला रहता था। उदय का समोसा पूरे गांव में सबसे सस्ता समोसा था। उदय अपने समोसे को बाकी दामों के मुताबिक बहुत ही कम दाम में बेचता था। समोसे ले लो, समोसे खस्तेदार, कुरकुरे और चटपटे समोसे, इतने सस्ते के यकीन नहीं हो पाएगा। समोसे ले लो, समोसे, समोसे ले लो, समोसे। अरे वाह वाह, जहाँ पूरे गांव में 10 रुपए का एक समोसा मिलता है, वहीं यहाँ पर 5 रुपए का एक समोसा मिलता है। बहुत खूब उदय भाई, हमें तो आपके यहाँ का समोसा ही खाने। अरे हाँ हाँ, अरे जहाँ हम 10 रुपए में एक समोसा खा लेते हैं, वहीं अगर उस 10 रुपए में हमें 2 समोसे मिल जाए तो हम क्यों छोड़े इस सुनहरे अवसर को भैया। धन्यवाद भाइयों, 10 के 2 मिल रहे हैं तो क्यों ना 20 के 4 खा लिए जाए। ये लो, 4 खाओ। उदय अपने ग्राहकों को सस्ते दाम में समोसे बेचता, लेकिन उसके पीछे एक बहुत ही भयानक असलियत छुपी हुई थी। उदय अपने समोसे को एक्सपायरी डेट्स वाले पदार्थों से बनाया करता था। वो एक्सपायर डेट वाला सस्ता मैदा, गांव की दूषित नदी का गंदा पानी, एक्सपायर डेट वाला तेल और सारे गंदे पदार्थों को मिलाकर समोसे बनाता। बेचारे गांव वाले, उन्हें तो खबर भी नहीं कि मैं इन समोसे को कैसे बनाता हूँ। बड़े आए सस्ते दाम में खाने वाले। अरे सस्ते दाम में खाओगे तो ऐसा ही खाना मिलेगा। हाँ, मुझे क्या, मेरी तो हर दिन दिवाली है इस नुस्खे से। तभी उदय के पिताजी शंकर कहते हैं, अरे उदय बेटा, क्यों पूरे गांव की जान लेने के पीछे तुला हुआ है? क्यों लालच में आकर सबकी जान के साथ खिलवाड़ कर रहा है? ये जो कुछ भी तू कर रहा है ना, ये सरासर गलत और गैर कानूनी है।
इसके बारे में अगर किसी को पता चला तो तुझे कोई छोड़ेगा नहीं, फिर सड़ते रहना जेल की सलाखों के पीछे। अरे बापू, आप क्यों लोड ले रहे हो? आप चिंता मत करो, किसी को कुछ भी नहीं होगा। अभी वक्त है इन समोसे में नमक मिलाने का। हाँ, लेकिन नमक तो महंगा आता है। इसका भी जुगाड़ है मेरे पास। क्रूर उदय अपने बदन के पसीने को निचोड़ के समोसे के मसाले में मिलाता है। अब मेरे नमकीन पसीने से इस समोसे के स्वाद में और भी 4 चांद लग जाएंगे। अच्छी, मेरा बेटा लालच में इतना बेशरम बन जाएगा, मैंने कभी अपने बुरे सपने में भी नहीं सोचा था। उदय पिता शंकर की एक नहीं सुनता और बस अपनी ही मनमानी करते हुए बाजार में वो हानिकारक समोसे बेचा करता और बेचारे गांव वाले सस्ते दाम के आकर्षण में उदय के इस जानलेवा चक्रव्यूह में फंस जाते हैं और रोजाना ढेरों समोसे खाते हैं। ले लो भाई, ले लो, ताजा ताजा मस्त मस्त समोसे ले लो। एक बार खाओगे तो 1000 बार खाओगे। लेकिन उन दूषित समोसों ने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया होता है। धीरे धीरे गांव में हर एक गांव वाले की तबीयत खराब होने लगती है और ऐसे ही कुछ ही दिनों में आधा गांव बीमार पड़ जाता है। गांव का एक ही हॉस्पिटल होता है तो वहां का डॉक्टर ये कहता है, आधा गांव बीमार पड़ चुका है, सबको फूड पॉइजनिंग हुआ है, बुजुर्ग लोगों को हार्ट की बीमारी भी हुई है। ये सब कुछ कॉन्टेमिनेटेड, कुछ दूषित खाने की वजह से हुआ है। अरे डॉक्टर साहब, मेरी माँ की जान बचा लीजिए, मैं आपके सामने हाथ जोड़ता हूँ। ये सब उन समोसों को खाने के बाद ही हुआ है। हाँ, मेरे घर में भी मेरी बीवी बच्चों की हालत बहुत खराब हो गई है। ये सब उस कमीने उदय समोसे वाले की वजह से ही हुआ है। चलो उसे अच्छी तरह से सबक सिखाते हैं। सभी गांववासी एक साथ मिलकर उदय के घर के बाहर जाते हैं और उसके घर पर पत्थर फेंकते हैं और खूब चीखते चिल्लाते हैं। लेकिन उदय को कोई फर्क नहीं पड़ता और वो तो मस्त मजे से सो रहा होता है। फिर एक दिन गलती से शंकर उस समोसे के मसाले को सब्जी समझकर रोटी के साथ खा लेता है और उसकी भी तबीयत हद से ज्यादा खराब हो जाती है। अरे उदय, उदय बेटा, उदय, मुझे अस्पताल ले चल उदय बेटा, उदय। हाँ पापा, क्या क्या हुआ है आपको? पापा, पापा चलिए, मैं अभी ले चलता हूँ आपको। आप घबराइए मत, मैं हूं ना। उदय शंकर को हॉस्पिटल ले जाता है और कुछ देर के बाद उदय को डॉक्टर बताते हैं कि उदय, तुम्हारे पिताजी कोमा में जा चुके हैं। क्या? हाँ, हम और हमारी टीम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं। अब तो बस आपकी दुआएं और प्रार्थनाएं काम कर सकती हैं। उदय बहुत चिंताग्रस्त हो जाता है और उसकी आंखें नम हो जाती हैं। वो हॉस्पिटल से सीधा गांव के मंदिर में जाता है। हे भगवान, मैं मानता हूं कि मैंने लालच के प्रकोप में आकर बहुत सारी गलतियां की हैं। आधा गांव मेरी वजह से ही बीमार हो चुका है। लेकिन आज मैं आपके पास अपने पापों की, अपने गुनाहों की माफी मांगने आया हूं। मुझे माफ कर दीजिए भगवान। मेरे बापू वो अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच लड़ रहे हैं। उनकी जान बचा लीजिए भगवान जी। मैं आपसे उनकी जान की भीख मांगता हूं। उदय मंदिर जाकर भगवान के सामने उनसे अपनी गलतियों की माफी मांगता है और अपने पिता की जान बच जाए इसकी विनती भी करता है। उदय गांव के मेले में जाकर सभी गांव वालों से अपने गुनाहों की माफी मांगता है और हाथ जोड़कर सबसे कहता है, मैंने आप सबके साथ जो कुछ भी किया है वो माफी के लायक तो बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे आखिरी मौका दे दीजिए। अरे ऐसे कैसे? तो जैसे हैवानों को हम आखिरी मौका दे दें? रुक जा, अभी तो तुझे कानून देखेगी। पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करते हैं इसकी। चलो गांव वासियों। हाँ, चलो। नहीं, ऐसा मत कीजिए। मैं आप सबसे हाथ जोड़कर विनती करता हूँ, ऐसा मत कीजिए। मेरे बापू कोमा में है, मुझे अपनी गलती का सबक मिल चुका है। मैं आप सबसे वादा करता हूँ कि आज के बाद मैं ऐसी कोई हरकत नहीं करूँगा जिससे दूसरों को हानि पहुँचे। मैं ईमानदारी से और पूरी निष्ठा से समोसे बेचूंगा, एकदम स्वस्थ और एकदम ताज़ा। बस मुझे एक आखिरी मौका दे दो, बस एक आखिरी मौका।
उदय गांववासियों के सामने बिलक बिलक कर रोता है और वो शंकर के हालात को देखकर गंभीर चिंता में होता है। ये देख गांव वाले उसे माफ कर देते हैं और एक आखिरी मौका देने के लिए राजी हो जाते हैं। अरे घबराओ मत उदय, शंकर काका को कुछ नहीं होगा और वो सही सलामत हो जाएंगे। हम सब तुम्हारे साथ हैं उदय, रो मत। शंकर काका की तबीयत फिर से चंगी हो जाएगी। पूरा गांव एक साथ मिलकर शंकर के लिए प्रार्थना करता है और अगले 12 घंटों के बाद शंकर कोमा से बाहर आ जाता है और अब एकदम सही सलामत हो जाता है। उदय अपने पिता से मिलकर बहुत रोता है और तभी शंकर कहता है, क्यों, अब समझ आया मोल अपनों को खोने का? जो तू सबके साथ कर रहा था वो तेरे साथ ही हुआ। हाँ बापू, मैं समझ गया, मुझे माफ कर दीजिए। मैं बहुत गलत था जो आपकी चेतावनी को टालता गया। मुझे माफ कर दो बापू। लेकिन मैं अब से बिना किसी लालच के समोसा बेचूंगा। मैंने सभी गांववासियों से माफी भी मांग ली है। अरे चलो, अच्छी बात है। सेहज पके से मीठा होए, देर से ही सही, लेकिन तुम्हारी अकल तो ठिकाने आई। उदय अब पूरी ईमानदारी और लगन से समोसे बेचने लगता है और इतने स्वादिष्ट समोसे बनाता है कि सभी गांव वालों को उसके हाथ के बने समोसे बहुत पसंद आते हैं। वाह वाह, देखो उदय, बिना किसी लालच के तुमने कितने अच्छे समोसे बनाए हैं। अरे वाकई में लालच एक बहुत ही बुरी बला है। हाँ बिरजू भैया, इस हादसे से मैंने एक सबक सीख लिया है। चाहे कितने भी गलत काम और जुगाड़ करके पैसे कमा लो, वो पैसा हमेशा ऐसे ही चला जाएगा। लेकिन मेहनत और ईमानदारी से किया गया काम हमेशा अच्छे फल ही देगा। और इस तरह लालची उदय अब लालच करना छोड़ देता है और खुशी से और परिश्रम करके समोसे बेचता है और खूब तरक्की भी करता है।